जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। सो दिस वीडियो इज़ फॉर बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन सोशियोलॉजी एज देयर सब्जेक्ट। या आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस पढ़ना होता है उसमें सोशियोलॉजी वाले बच्चों को सोशल मूवमेंट का एक यूनिट दिया होता है। ठीक है, सोशल मूवमेंट का जो यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। सच में उसको आप एक पढ़ाई की तरह नहीं, जनरल नॉलेज की तरह भी देख सकते हो। आपको बहुत सारी मूवमेंट्स के बारे में पता चलेगा और बहुत मज़ा भी आता है उसे पढ़ने में। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं दलित मूवमेंट को पूरी डीप में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो जो अब कुछ लोग पूछते हैं कि जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो कहाँ से लिख रहे हो, तो देखो मैं बुक पढ़ती हूँ, तो घनश्याम शाह की बुक में से मैंने आपको ये पढ़ के ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि घनश्याम शाह की बहुत ही फेमस बुक है सोशल मूवमेंट इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बहुत तरह के मूवमेंट का डिस्क्रिप्शन किया है। मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। उन्होंने वेरियस मूवमेंट्स का बात किया है, 10 मूवमेंट्स की उन्होंने बात की है। पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, दलित मूवमेंट, क्लास मूवमेंट, ठीक है, विमेंस मूवमेंट, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वुमेन, स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिडिल क्लास मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग भी पढ़िएगा ज़रूर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बता देती हूँ कि जो दलित मूवमेंट है हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। हम समझेंगे कि दलित का ये जो नाम है वो किसने दिया, इससे शुरू करके उनको कौन कौन से नामों से जाना जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पास्ट डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमेशा की तरह। फिर हम लोग आपको बताएंगे कि कौन कौन से टाइप्स जो है घनश्याम शाह ने बताए हैं ये जो दलित मूवमेंट के। फिर उसमें कितने सब टाइप्स हैं वो बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद एक एक का डिस्क्रिप्शन तो करेंगे ही ऑफ कोर्स। उसके बाद कितने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं दलित को वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो देखो बेसिकली क्या है ना कि जो नाम है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर नेम दे रखा है। जैसे अगर हम बोले जो दलित नाम है वो हमारे ज्योतिबा फूले के द्वारा दिया गया है। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि हम दलित नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट जो टर्म है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। फिर गांधी जी आते हैं, कहते हैं नहीं ये हरिजन है, हरि के जन है, यानी भगवान के ये बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो गांधी जी बोलते हैं कि दलित नहीं वो हरिजन है। और ये 3 नाम आपको सुनने को मिलेगा। जब गवर्नमेंट के टर्म्स में हम जब भी देखेंगे ना तो एससी बोलता है, शेड्यूल कास्ट बोलता है। और ज्योतिबा फूले जो है वो बोलते हैं दलित है ये, और गांधी जी कहते हैं हरिजन है ये। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो दलित मूवमेंट है उसमें ना जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, देखो मैं बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ ये चीज़ कि हिंदुइज्म कभी भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देता। शुरू में ही बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमें बुक्स में जो जो पढ़ने को मिलता है एक परसेप्शन सबका क्रिएट हो जाता है कि हमारे ही धर्म में ऐसा है। बट देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, सती प्रथा जैसा एक्ट भी हमारे किसी भी रिलीजन में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको आपकी जो वाइफ है उसकी डेथ के बाद आपको जो है उसको जला देना है, कहीं भी नहीं लिखा है। ये अपने से बनाया हुआ ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस था जो कि बहुत ही गलत था। वैसे ही जो कास्ट सिस्टम है ना हमारे में क्या है, जो वर्णा सिस्टम है हिंदुइज्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें कर्म के आधार पर ये डिस्क्रिप्शन दी गई है, जन्म के आधार पर नहीं दिया गया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये जो है ना जन्म के आधार पर है, कि मान लो मैं जन्म ले ली एक लोअर कास्ट में, मैं अगर शूद्र में जन्म ले ली तो मेरा यही होगा। लेकिन हिंदुइज्म ये कहता है कि अगर आप पूजा पाठ करते हो, आप वेद वगैरह पढ़ते हो तो आप ब्राह्मण हो। आपने जन्म किस में लिया उससे मतलब नहीं, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो वो आप ब्राह्मण बन गए, अगर आप लड़ाई कर रहे हो, युद्ध में पार्ट ले रहे हो तो आप क्षत्रिय बन गए, अगर आप ऐसा कोई और काम कर रहे हो तो आप वैश्य या शूद्र बन गए, याद रखना। लेकिन उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया सोसाइटी में, जन्म के आधार पर, कि क्या है कि मेरा जन्म हुआ है इसमें तो मैं ब्राह्मण हूँ, भले ही मैं कुछ ना जानती हूँ वेद के बारे में बट मैं ब्राह्मण हूँ। समझ में आया? तो ये चीज़ एक डिस्क्रिप्शन दिया था, एक बेसिक सा नॉलेज, ताकि आपको पता होगी, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। तो देखो हिंदुइज्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो लोगों ने किया क्या, लोगों ने जो
4 वर्ण के लोग तो थे ऑलरेडी, उसमें से 2 ऊपर का माने जाते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय को, उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी। जो वैश्य और शूद्र है, शूद्र तो सबसे नीचे, उसके इन 4 वर्ण के अलावा कोई दलित जो थे, जो लोग दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, जो लोग इससे भी आउट ऑफ रहते थे, उनको क्या किया जाता, उनको अवर्ण बोला जाता था। AVARN, इसमें पढ़ोगे ना, इसमें सब कुछ लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है, दे आर कॉल्ड अवर्ण। देखो अवर्ण क्या होता है, जो चतुर्वर्ण जो वर्णा सिस्टम है हिंदुइज्म में, उन चारों में ही नहीं आते, वो अवर्ण माने जाते हैं, ठीक है। सो अवर्ण, तो दलित क्या है, अवर्ण है। तो मैंने बताया कि जो दलित हैं उनको क्या करते थे, उनको बहुत तरीके की समाज में जो एविल्स थे उनका सामना करना पड़ता था। अगर मैं बोलूँ एविल्स, जैसे कि अनटचेबिलिटी, कोई भी उनको टच नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनको सब सोचते थे कि अरे ये इसको टच कर लेंगे तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, यानी हम इम्प्योर हो जाएंगे। अगर ये हमारे कुएं में से पानी पी लिया, ये पूरा कुआं ही पॉल्यूटेड हो जाएगा, हम इससे छुएंगे नहीं, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। सो जो दलित थे उन्होंने बहुत तरीके की इनइक्वालिटी सोसाइटी में फेस की, ठीक है। मूवमेंट क्या था कि जो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने मतलब एक बार वो रिक्शे में ट्रैवल कर रहे थे, उनको कहीं जाना था, रिक्शे वाले ने पूछा कि आप अपना कास्ट बताइए। तो BR अम्बेडकर किस कास्ट के थे? BR अम्बेडकर महर जाति के थे, MAHAR, ठीक है। तो वो बताए जैसे ही, तो रिक्शा वाला उन्हें उतार दिया, बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। इन्होंने बोला कि हम आपको डबल पैसे देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं थी BR अम्बेडकर के पास। तो वो ने बोला कि देखो हम डबल पैसे देंगे, आप बस मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर BR अम्बेडकर को ये बात खटकती है कि मैंने इसको डबल पैसा ऑफर किया, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ माई कास्ट ये मुझे नहीं जाने दिया, उसके मुझे अपने साथ नहीं बिठाया, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस थी वो बहुत सारी होती थी। इवन पब्लिक वाटर टैंक से इनको पानी पीने की अनुमति नहीं थी। मतलब आप इमेजिन करो एक कंडीशन, जब आप रास्ते में फंस गए हो, आप भी ढूंढते हो ना, जैसे हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो एक वाटर बॉटल लेकर जाते हैं, बट एक लंबा सफ़र होता है जिसमें आपको वाटर बॉटल पानी खत्म हो जाता है तो आप रुक के एक बिस्लेरी के बॉटल को परचेज कर लेते हो। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे बॉटल्स वगैरह नहीं बिकते थे ना, एक टैंक होता था, कुआँ होता था, उसमें से पानी पीना। बट इतना उस टाइम पे ये चीज़ थी कि सोचो आप इतने प्यासे हो बट उस कुएं से आप पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप एक छोटी जाति के बिलोंग करते हो और दलित हो आप, इसलिए आप उसको टच भी कर दोगे तो उन लोगों के पानी जो होते हैं वो पोल्यूटेड हो जाएंगे। सोचो इस तरीके का सिचुएशन था, तो कितना बुरा लगता होगा, जो कि एक बहुत बुरी प्रैक्टिसेस है। तो जो दलित मूवमेंट है वो इसीलिए आया, क्यों? हमें जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसका अपलिफ्टमेंट करना है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इस तरीके की जो इविल प्रैक्टिसेस हैं उसको खत्म करना है। दैट इज दलित मूवमेंट, ठीक है। ये क्या एम्फेसाइज करते हैं स्टूडेंट्स? ये सोशल जस्टिस मांगते हैं, इक्वालिटी मांगते हैं, और अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं कि हमें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए जो हमारी बातों को आगे रख सके, हमारे प्रॉब्लम्स को आगे रख सके, ठीक है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो घनश्याम शाह ने बोला कि जो दलित मूवमेंट है वो दो टाइप्स में बटा है, एक है रिफॉर्मेटिव, दूसरा है अल्टरनेटिव, ठीक है। रिफॉर्मेटिव क्या करते हैं? तो दोस्तों रिफॉर्मेटिव बोलते हैं कि हम जो कास्ट सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लेकर आएंगे, ताकि ये जो अनटचेबिलिटी की जो भी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब हम खत्म करेंगे। रिफॉर्मेटिव बोलता है ये, ठीक। रिफॉर्मेटिव के 3 टाइप्स हैं, भक्ति मूवमेंट है, न्यू वेदांतिक है, और संस्कृताइजेशन मूवमेंट है। अल्टरनेटिव कहता है कि नहीं भाई, हम अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करेंगे। मैं रिफॉर्म नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाऊँ, है ना, या फिर मैं एजुकेशन ले लूँ, इकोनॉमिक स्टेटस मेरा इंक्रीज हो जाए, मुझे पॉलिटिकल पावर मिले, तो जाके ये चीज़ कम हो सकती है। तो आइए पहले इसको स्टडी करते हैं अच्छे से। ओके, सो घनश्याम शाह ने बोला कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ दलित मूवमेंट, एक है रिफॉर्मेटिव, दूसरा है अल्टरनेटिव। रिफॉर्मेटिव में देखो दोस्तों भक्ति मूवमेंट है। तो अब भक्ति मूवमेंट समझेंगे कि आखिर है क्या सीन। देखो भक्ति मूवमेंट में आपको पता होगा कि देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिपिंग अ गॉड, है ना। भक्ति के 2 धाराएं होती हैं, सगुण धारा, निर्गुण धारा। आपको पता है हिंदी में, जिसने हिंदी लिया होगा, जब आपने हिंदी सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब पढ़ा दिया जाता है
कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो भक्ति मूवमेंट दो तरीके से भक्ति की जाती थी, एक सगुण ब्रह्म की और दूसरा निर्गुण ब्रह्म की। तो जो सगुण वाले होते थे वो आइडियल वर्शिप करते थे, यानी कि वो मूर्ति पूजा करते थे, और जो निर्गुण होते थे वो ऐसी चीज़ को मांगते थे जो कि फॉर्मलेस है, यानी जिसका कोई रूप आकार नहीं है। समझ में आ गया? ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, है क्या कि जो सगुण वाले हैं ना, वो क्या कहते हैं कि हम तो उस विष्णु शिव इन सब की पूजा करेंगे, पर निर्गुण में कबीरदास जी आते हैं, रैदास आते हैं, ठीक है। कबीरदास और रविदास और कबीर ये सब जो होते हैं वो बोलते हैं कि यूनिवर्सल में यूनिवर्सल गॉड को मानते हैं जिसका कोई रूप आकार नहीं है। तो दैट इज समथिंग जो बस मेडिटेशन करके वो फील कर पा रहे हैं, दैट, ठीक है। ओके। तो निर्गुण वॉज, और जो निर्गुण ब्रह्म था, ठीक है, वो डेवलप ही किया गया था, जो ब्राह्मण्स ने बनाया था एक हायरार्की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसमें ब्राह्मण टॉप पे रहेगा, इसको रेसिस्ट करने के लिए कि हम इसको नहीं मानते। तो भक्ति की दो धाराएं निकल कर आ गई जो कि इक्वालिटी प्रोवाइड। अब देखो होता क्या था ना कि जो दलित्स होते थे ना, उनको मंदिर में इंटर नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। तो अगर मंदिर में कोई इंटर ही नहीं कर पाएगा, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मंदिर से होते हुए आपके घर में एक टेम्पल शिफ्ट हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात है, हुआ क्या कि पहले किसी के घर में मंदिर नहीं होता। जैसे आप आते हो तो आपको पता है कि आपके घर में मंदिर है जहाँ पे आप रोज़ सुबह पूजा करके जाते हो अपने स्कूल कॉलेज, ठीक है। लेकिन पहले सिर्फ मंदिरें हुआ करती थी जो जगह जगह पे लोकल एरिया में पाई जाती थी। लेकिन जब मुगल काल आया तो मुगल काल ने क्या किया, मंदिरों में जाना बंद करवा दिया, लोगों की शिखाएं काटना चालू कर दी और मंदिर तोड़ना चालू कर दिया। तो जो मुगल पीरियड था उस टाइम पे लोग मंदिर जा ही नहीं पाते थे, तो उन्होंने घर में भगवान जी को बसा लिया कि ये लोग हमको बाहर नहीं जाने दे सकते, पूजा पाठ पे रोक लगा रहे हैं, ठीक है, गौ की हत्या कर रहे हैं। शिवाजी महाराज वाला जब आप पढ़ोगे ना उनकी स्टोरी तो आपको पता चलेगा बहुत ही कैसी दयनीय स्थिति थी कि जो गाय का जो खून होता था वो मंदिरों पे छिड़क के उसको अशुद्ध करने के लिए वो सब करते थे। बहुत सारे प्रैक्टिसेस ऐसा करते थे। मराठाओं ने कितना लड़ाई लड़ी है वो आप पढ़ोगे। तो जो मुगल काल का टाइम था उसमें लोगों को जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन हुए तब आपका जो मंदिर है वो घर में आ गया और आज आप घर से पूजा करके बाहर जाते हो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो दलित थे उनको इंटर ही नहीं करने दिया जाता था। अब सोचो कि आपको सैल्वेशन कैसे मिलेगी, आपको मुक्ति चाहिए ना, तो मुक्ति तो दलित को भी चाहिए भाई, वो भी नहीं चाहते हैं बर्थ रीबर्थ और डेथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको उससे दूर होना चाहते हैं। तो दलित को जब इंटर ही नहीं करने दिया गया तो उनको सैल्वेशन मिलेगा कहाँ से, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा मार्ग चूज करेंगे जिसमें हमें सैल्वेशन मिलेगा, दैट इज निर्गुण धारा, है ना। और जो कबीरदास जी थे ना उसमें कुछ उनका भी एक स्टोरी है कि कबीरदास ने कैसे उनके हाथ से गंगा जल वो भर कर लेकर आते हैं और कोई मना कर देता है ये कह के कि तुम्हारे हाथ का ये गंगा जल जो है अशुद्ध हो गई। तो उस टाइम पे उन्हें ये चीज़ बहुत क्लिक करती है कि गंगा जल अपने आप में ही इतनी पवित्र है और मैं इसको टच करके बस लेकर आ रहा हूँ तो वो अशुद्ध हो गई। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो छोटे से ही कबीरदास ने देखी थी और दैट इज़ वाई वो इस चीज़ को निर्गुण धारा को अपनाए, आइडियल वर्शिप को छोड़ दिए, ठीक है। तो निर्गुण बोलती है कि एक फॉर्मलेस यूनिवर्सल गॉड है जिसमें क्या होता है ये सारे छोटे कास्ट जो है उनको मतलब उससे उनकी पूजा करके सैल्वेशन को प्राप्त हो सकते हैं। तो उनको क्या मिलता है, उनको भी इक्वालिटी प्रोवाइड हुई है निर्गुण धारा की वजह से, उनको सैल्वेशन प्रोवाइड हुआ। सो कहीं ना कहीं लोग भक्ति मूवमेंट जो सगुण है उससे शिफ्ट करके निर्गुण पे आ गए, ठीक है। ओके, सो देखो भक्ति मूवमेंट क्लियर, ठीक है। नियो वेदांतिक मूवमेंट देखो नियो वेदांतिक मूवमेंट जो था ना इनिशिएटेड बाय हिंदू रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर व्हिच अटेम्प्ट टू रिमूव अनटचेबिलिटी बाय फोल्डिंग इनटू कास्ट सिस्टम। नियो वेदांतिक वाले कहते हैं कि देखो हिंदुइज्म में प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि आप अनटचेबिलिटी जैसी बुरी काम करो, क्लास डिस्क्रिमिनेशन करो, है ना। जब आप वो पढ़ोगे, जब आप रामायण अगर देखे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो केवट होता है जो नाव लेकर जाता है जिसमें राम जी बैठते हैं वो बहुत ही छोटे कास्ट का होता है, यही इसी कास्ट को बोल लो बहुत ही इन्फीरियर कास्ट का होता है। लेकिन वो राम जी क्या करते हैं, उसके साथ ऐसा कुछ करते हैं कि उसके छूते नहीं हैं, कि उसके साथ नहीं बैठते हैं, क्या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। वो ही सोच के आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे हिंदुइज्म में कहीं भी अनटचेबिलिटी नहीं है,
ये सिर्फ इविल प्रैक्टिसेस थी जो खुद के लोगों ने बना दी कि देखो हम तो ब्राह्मण हैं, हम तुम्हें टच नहीं करेंगे, हम तो क्षत्रिय, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, एंड सो। ठीक। अब देखो नियो वेदांतिक में ना दयानंद सरस्वती का बहुत नाम आता है। नियो वेदांतिक वाले कहते हैं, दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि बैक टू वेदास, उनका एक स्लोगन है बैक टू वेदास। वो कहते हैं कि हमारे वेदास में कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको बदलेंगे, संशोधन करेंगे बाय व्हाट मेजर। देखो हम इसको चेंज करेंगे ताकि जो इस तरीके का जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सब ना हो। ठीक है, तो बेसिकली नियो वेदांतिक वाले में आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल आया है। आर्य समाज ने क्या किया, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चालू किया, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए ताकि शेड्यूल कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, नियो वेदांतिक मूवमेंट एंड नॉन ब्राह्मिक मूवमेंट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंटी कास्ट जो है इस तरीके के वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये सब चालू हो गया। देखो आर्य समाज कहता है, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदुइज्म में प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ पॉकेट्स में जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है दलित्स को लेकर, इस तरीके की चीज़ों को लेकर, उसको हम चेंज करेंगे। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया बैक टू वेदास, है ना, जहाँ पे एंटी कास्ट हम चलाएंगे बट एंटी रिलीजन की तरफ हम नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। ओके, दैट इज आर्य समाज। आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है न्यू वेदांतिक में। हम बात करेंगे आर्य समाज की, बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है इसने, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने लोगों के अंदर एक अवेयरनेस डाली, क्योंकि ये एजुकेट कर रहे थे तो सबको समझ में आने लगा कि जो हमारे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, हम मेरे को भी जीने का अधिकार है, मेरे को भी उस वेल से पानी पीने का अधिकार है, क्यों हमें दक्षिण में बसाया जाता है, क्यों हम आउट ऑफ द विलेज बसते हैं। ठीक है, क्योंकि दलित्स को ना दक्षिण में बसाया जाता था, क्योंकि दक्षिण से क्या होती है, आपदा आती है सब कहते हैं, तो दलित्स को वहीं पे बसा दिया जाता था एकदम गांव से बाहर। और अगर कोई सामने पड़ जाए तो सब कहते थे अरे अब तो मेरा काम नहीं होगा, अब तो मेरा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत तरीके की इविल प्रैक्टिसेस थी। चलो अब संस्कृताइजेशन मूवमेंट सबको पता है। संस्कृताइजेशन क्या होता है, इसमें जो लोअर कास्ट होते हैं वो अपर कास्ट के रिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं ताकि उनकी जो स्टेटस है वो बढ़ सके, बट स्टिल वो उसी कास्ट के होंगे। संस्कृताइजेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो संस्कृताइजेशन में यही होता है कि मान लो मैं हूँ चिंटू यादव या फिर मैं हूँ टिंकू यादव एग्जाम्पल, तो मैं क्या की, मैं पढ़ाई लिखाई खूब की और अब मैं IAS बन गई, तो कोई अगर ब्राह्मण जाति का होगा वो मुझे सैल्यूट करेगा ही करेगा क्योंकि मैं IAS IPS हूँ। वो ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो छोटी जाति का टिंकू यादव है, इसको मैं क्यों सैल्यूट करूँ, मैं तो इन्फीरियर हूँ। मान लो कोई दलित ही हो गया है ना, तो ऐसा कर ही नहीं सकता कोई। तो ये संस्कृताइजेशन है, और ये संस्कृताइजेशन वही लोग कर पाएंगे जो कि जिनके पास पैसा होगा, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, वही ये संस्कृताइजेशन कर पाएंगे। अब देखो अल्टरनेटिव वाले क्या पूछते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव वाले कहते हैं दोस्तों कि अल्टरनेटिव में 5 चीज़ें आती हैं। कन्वर्जन मूवमेंट आता है, सत्यशोधक सभा आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आता है, आदि धर्म मूवमेंट एंड आदि हिंदू मूवमेंट चालू हो जाता है। चलो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई आखिर ये सब है क्या। सो बेसिकली जो कन्वर्जन मूवमेंट है वो यही कहता है कि देखो इवन BR अम्बेडकर की ही मैं बात करूँ, BR अम्बेडकर ये बहुत मतलब वो बहुत अपनी पूरा जीवन जो है इसमें लगा देते हैं कि अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट कर पाए, दलित्स के साथ इक्वालिटी हो, लेकिन वो एक टाइम के बाद ये सोचते हैं कि जब तक मैं हिंदुइज्म में हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इक्वालिटी दिला सकूँ। तो ये अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज़्म को अपना लिए थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगा कि जो बुद्धिज़्म है वो क्या कर रहा है, वो इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कहीं भी कास्ट का कुछ ऐसा है नहीं, है ना, और वो बुद्धिज़्म अपना लिए थे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि वो कब अपनाए थे। 1950s के आसपास ही उन्होंने देखा कि बुद्धिज़्म बहुत ही प्रॉपर अल्टरनेटिव रिलीजन ऑप्शन है जिसमें कास्ट जैसी कोई चीज़ें नहीं है। अंबेडकर जी कहते भी हैं कि एन इंडिजिनियस इंडियन रिलीजन ऑफ इक्वालिटी, अ रिलीजन विच वाज एंटी कास्ट एंड एंटी ब्राह्मण। वो ये बोलते हैं, ये जो मैंने अभी बोला ना वो उन्हीं के द्वारा कहा गया है। वो अपने 3,65,000 फॉलोअर्स के साथ 1956 में बुद्धिज़्म अपना लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो
कि उन्होंने अल्टरनेटिव मूवमेंट में वो क्या कहते हैं कि हम दूसरा कोई रास्ता अपना लेंगे, बट हम हिंदुइज्म में अब नहीं रह पाएंगे। वो सोचो 3,65,000 लोगों ने बुद्धिज्म अपना लिया। अभी मैं ये बताऊं कि जब मैं कहती हूँ सनातनी, तब मैं हिंदू जो है सनातनी हिंदू की बात करूँ, लेकिन जब मैं हिंदुइज्म बोलूँगी तो हिंदुइज्म का ब्रांच बहुत बड़ा है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि बुद्धिज्म इज अ डिफरेंट थिंग एंड हिंदुइज्म इज अ डिफरेंट थिंग, तो उसे बताना कि सनातनी जब मैं बोलूँगी तो मैं एक हिंदू की बात करूँगी, है ना। जो सनातनी, जो हम लोग जो है सनातन धर्म है, वो हिंदुइज्म के बात कर। लेकिन जब एक प्योर हिंदुइज्म की हम बात करते हैं तो हिंदुइज्म के ब्रांचेस बहुत सारे हैं। बौद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे जो है इसी से निकल कर आए हैं, ठीक है। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने देखा कि बुद्धिज्म एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो उन्होंने उसको चूज कर लिया। अब सत्यशोधक सभा के बारे में देखेंगे। सत्यशोधक सभा जो है वो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के द्वारा लिखा गया है। लिखा गया है क्या, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और सावित्रीबाई फूले जो है वो पहली टीचर हैं इंडिया की जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाना चालू किया, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना चालू किया। समझ में आया। ये क्या कहते हैं, सत्यशोधक सभा में ये दोनों मानते हैं, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो उनकी वाइफ थी, वो कहते हैं कि देखो जो वर्णा सिस्टम है ब्राह्मण्स का, वो ब्राह्मण ने जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है ताकि दलित को वो एक्सप्लॉइट कर सके, वो हमें बर्बाद कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके। बस इन्होंने ही इसीलिए वर्णा सिस्टम बनाया है। वो चालू करती हैं एक एजुकेशन कैंपेन जहाँ पे वो विमेंस को पढ़ाती हैं, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और सबको रियलाइज़ कराती हैं कि अवेयरनेस, जिससे आप अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये जो आप फेस कर रहे हो इतनी ताड़ना बिना मतलब के, वो तो आप डिजर्व ही नहीं करते, है ना। तो उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करना चालू किया, जिसके बाद उन्हें बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग इनका बहुत विरोध करते थे जो ये पढ़ाती थी लोगों को, ठीक है। और वो खुद का पर्सनल वेल, जैसे अगर मान लो मेरे घर पे एक कुआं लगा है जिससे मैं पानी कलेक्ट करती हूँ, तो उन्होंने अपने घर का पर्सनल वेल अनटचेबल्स के लिए, दलित्स के लिए ओपन कर दिया था कि आओ और इसमें से पानी पी सकते हो आप लोग। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट फिर चालू हुआ दोस्तों, तमिलनाडु में चालू हुआ था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में हुआ क्या पता है, इन्होंने क्या किया, एंटी ब्राह्मण टू एंटी हिंदू मूवमेंट चला दिए। ये बोलते हैं कि देखो आप अगर तमिलनाडु में अगर जाओगे ना तो वहाँ द्रविडियन आइडेंटिटी की बड़ी चर्चा होती है ना। अगर जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस के हो तो आपको पता होगा, या यूपीएससी एस्पिरेंट हो, है ना, जो कि सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल लेकर रखा हुआ है, तो आपने ये वीडियो ओपन कर लिया है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता होगा कि द्रविडियन आइडेंटिटी के बड़े चर्चे हैं अभी। तो वो क्या कहते हैं कि देखो तमिलनाडु में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था वो यही कहते हैं कि जो अपर कास्ट है ना वो आर्यंस हैं, है ना, और वो अपना रिलीजन हम पे थोपना चाह रहे हैं। हम हिंदू नहीं है, हम, मेरा एक अदर आइडेंटिटी है, मेरी द्रविडियन आइडेंटिटी है, और आर्यंस हम पे ऐसा थोप नहीं सकते। वी हैव आवर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो तमिलनाडु के लोग बोलते हैं कि वी डू नॉट फॉलो हिंदुइज्म, हम एक अदर आइडेंटिटी है, हम क्या है, द्रविडियंस हैं, ठीक है। तो द्रविडियन जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वहाँ पे चालू हो गया था। अब दोस्तों आदि धर्म मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आदि धर्म मूवमेंट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो भी यही कहते हैं, पंजाब और बंगाल में यही सेम चीज़ कि हम जो है हिंदू नहीं है, मेरी एक अलग आइडेंटिटी है, वी आर नॉट अंडर हिंदुइज्म, जो कि हम कास्ट वगैरह के कोई भी चीज़ों को नहीं मानते। और जब आदि धर्म मूवमेंट की मैं बात करूंगी ना तो वो पंजाब एंड बंगाल में था, और आदि हिंदू मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में था। वो भी ये सेम चीज़ कहते हैं कि देखो हम तो कास्ट सिस्टम नहीं मानेंगे, ये सब जो भी बनाया गया है हम इसको नहीं फॉलो करते। कहीं ना एंटी कास्ट से एंटी धर्म और एंटी हिंदू बन गया, एंटी कास्ट टू एंटी ब्राह्मण बना, और एंटी ब्राह्मण से एंटी हिंदू, सब लोगों ने हिंदुइज्म को बॉयकॉट करना चालू कर दिया कि वी डू नॉट फॉलो दिस, हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने तो सारा एक ही स्लाइड में बता दिया, मैं तो भूल ही गई कि मैंने स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करके रखी हूँ। बहुत ही आपकी टीचर भुलक्कड़ है दोस्तों। तो अब चलिए, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी है डिस्कस करना। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा वेयर वर आया यार, आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड। देखो अल्टरनेटिव मूवमेंट में जैसे मैंने आपको बताया भक्ति मूवमेंट हो गया, अल्टरनेटिव मूवमेंट में ना यही होता है कि जो कन्वर्जन है वो चालू हो गया, लोगों ने कंटेम्प्रेरी। अगर मैं दलित मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो दलित पैंथर मूवमेंट और कांशीराम की
मूवमेंट जो है इसमें आ गया। तो चलिए मैं लीडर वाला कॉलम ओपन करती हूँ। जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए दलित मूवमेंट का। अंबेडकर ने एक मूवमेंट चालू किया था जो कि राइट्स को एंड रिफॉर्म्स वगैरह करते थे। वो 1930 से महद सत्याग्रह चालू हुआ ताकि जो दलित हैं उनको पब्लिक वाटर टैंक से पानी पीने का अनुमति मिले, है ना। और जो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने एक समाज फॉर्म किया था, बी आर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संघ, जो कि एजुकेशन एंड दलित एम्पावरमेंट पे बेस्ड था, ठीक। और फेमस दलित लीडर की अगर मैं बात करूं तो कांशीराम, मायावती, बी आर अम्बेडकर। कांशीराम ने एक साइकिल जो है मूवमेंट चलाई थी जो कि शायद केरल से उन्होंने चालू की थी, और उससे बेसिकली वो दलित के राइट को एडवोकेट कर रहे थे, और वो एक दलित लीडर थे जो उनके लिए लड़ते थे, ठीक है। अच्छा, मैं अब बताती हूँ अगर कि कंटेम्प्रेरी दलित मूवमेंट की मैं बात करूँ तो दो तरीके से देखा जाएगा। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा हमारा दलित पैंथर मूवमेंट। अब मैं बताती हूँ कि जो दलित पैंथर मूवमेंट था वो किस आइडियोलॉजी से मतलब बिलोंग करता था। पहले तो सिंपल सी बात है भाई, बी आर अम्बेडकर को हर कोई फॉलो करेगा, तो दलित पैंथर मूवमेंट बी आर अम्बेडकर को। और ब्लैक पैंथर मूवमेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में भी एक मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट का नाम था ब्लैक पैंथर मूवमेंट। ये बेसिकली ना क्या होता है, रिवोल्यूशनरी नेचर के थे, उन्होंने ये इससे इन्फ्लुएंस थे। दूसरा अगर मैं बात करूँ, कांशीराम ने क्या फॉर्म किया, बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन किया, जिसके वो प्रमुख लीडर थे कांशीराम, जिन्होंने इसको फाउंडर थे बीएसपी के। और ये ज्योतिबा फूले की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे और बी आर अम्बेडकर को ये मानते तो थे ही, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वाले जो थे, जो कांशीराम, वो एजुकेशन पे भी वो ध्यान देना चाहते थे क्योंकि वो ज्योतिबा फूले के आइडियोलॉजी से लिंक करते थे, और बी आर अम्बेडकर जो कि चाहते ही थे रिफॉर्म करना एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करना। बेसिकली हुआ क्या ना कि जो मूवमेंट था दलित पैंथर मूवमेंट, वो नामदेव, धसल एंड दया पवार, ठीक है। मैं अपनी कभी कभार स्पेलिंग को खुद ही भूल जाती हूँ क्योंकि मैंने पी ऐसा बनाया, मुझे लग रहा है कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। बाप रे। देखो, नामदेव और दया जो थी, उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को चालू किया 1960s के आसपास। ये जो यूथ कल्चर हुआ था ना महाराष्ट्र में, वो यही कास्ट एट्रोसिटीज जो दलित्स की इंक्रीज हो रही थी उसकी वजह से हुआ था। तो उन्होंने मूवमेंट चालू कर दिया, दलित पैंथर मूवमेंट 1972 में। और इसके ये लीडर थे नामदेव एंड दया पवार, जो कि एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट माना जाता है, जो कि सक्सीड भी हुआ था इन एस्टेब्लिशमेंट न्यू एंड रिलीजियस वैल्यूज थ्रू अमंग अर्बन दलित। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो दलित का जो भी सीन चल रहा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहे थे, तो दलित पैंथर मूवमेंट जब आया 1960s के करीब ना, हम यूथ कल्चर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, है ना। और एंड लिमिटिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर, देखो बेसिकली एजुकेशन तो हो गया, बट अभी भी क्या हो गया, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थे वहाँ पे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी थी, कास्ट एट्रोसिटीज थी ही। तो उसमें हुआ क्या कि दलित यूथ इन मुंबई रिस्पॉन्डेड बाय फॉर्मिंग दलित पैंथर। तो जो दलित यूथ थे महाराष्ट्र के, मुंबई के, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इससे और दलित पैंथर मूवमेंट को चालू किया, जैसे कि यूएस में चल रहा था ऑलरेडी, है ना। मैंने बताया कि ब्लैक पैंथर मूवमेंट ऑफ अमेरिका, तो उससे इम्ब्रेस होकर उन्होंने क्या किया, उसको कास्ट को हटाने का प्रयास किया और इम्ब्रेस करने का प्रयास किया। जो ऑप्रेस्ड लोग हैं वो बाहर आ सके, उनको जो है इक्वालिटी प्रोवाइड हो सके, इस तरीके का काम दलित पैंथर मूवमेंट करते थे। उसके बाद कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी गाइज। थैंक यू सो मच। अभी मैं थैंक यू क्यों बोल रही हूँ, अभी मुझे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बताना है। देखो वैसे जब आप गूगल पे ही सर्च करोगे ना, तो दे आर न्यूमरस नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे आर अवेलेबल, बट मुझे जो बताना है वो मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ कि जो आपको पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने खुद भी गूगल पे बहुत सारा वेरियस सर्च किया था, तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ आर्टिकल्स वर देयर, बट आप इतना सारा एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, तो जो याद कर पाओ मैं वही बताऊँ, है ना। देखो आर्टिकल 14 to 18 यही कहता है राइट टू इक्वालिटी है, ठीक। तो आर्टिकल 17 ये कहता है अनटचेबिलिटी, तो अबॉलिशमेंट है ही उससे, और अगर कोई करता है तो उसे पनिश भी करेगा गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 338 कहती है कि हम
हम स्टेट को परमिशन दे रहे हैं कि वो क्या कर सके, वो प्रोवाइड कर सके, बना सके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ एससीज, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए अगर कोई नेशनल कमीशन बनाना चाहती है कोई स्टेट, सो वी अलाउ देम। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लीजिए कि जो दलित मूवमेंट थी वो डोमिनेट कर रहे थे बाय द मिडिल क्लास, रेजिंग इश्यूज, जॉब्स एंड पॉलिटिकल पोजीशन। सो बेसिकली वो क्या डिमांड, जैसे मैं अगर बोलूँ रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो है ही लेकिन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे कि हम रिजर्वेशन के थ्रू मार्जिनलाइज्ड को सामने ले आ रहे हैं, उनको जॉब्स में रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो रिजर्वेशन तो मिल ही रहा है साथ ही साथ, तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। रिजर्वेशन इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जिसमें हम लोगों को जॉब्स में एंड एजुकेशन में बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सके, और जितने जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत ही सारे उनके पास स्किल्स भी है बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लोअर कास्ट, इंफीरियर कास्ट, वो आगे नहीं आ पा रहे। तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ कैंपेन्स ऑल्सो स्टार्टेड बाई वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ताकि हम दलित को भी एक उनकी आइडेंटिटी मिल सके, उनको जो है राइट मिल सके, और जो भी इनके साथ गलत होता आया है वो अब ना हो, है ना। अब आप कुछ नहीं कह सकते किसी को भी, अगर आप किसी के कास्ट को लेके, किसी के रिलीजन को लेके डिफरेंस कर रहे हो तो आपको जेल में पटक दिया जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको बांध के रखता है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन, एवरी रिलीजन, टॉलरेंस आपको है ना, आपके जो भी राइट्स दिए गए हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, आपके कुछ ड्यूटीज भी हैं, यू नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज गिव योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स से मैं और भी वीडियोज बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, जय श्री राम।